Hello everyone, welcome back to Apex Learning Point. In this lecture, we will discuss about hypertension. हाइपरटेंशन को अपन हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले अपन ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बोलते किसे और इसकी वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल। देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है या फोर्स लगाया जाता है, फोर्स जो है वो एग्जिट किया जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली अपने पास क्या होता है, जैसे कि अपने पास ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या ब्लड फ्लो हो रहा है और ये ब्लड क्या कर रहा है, इसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है या फिर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर, कि ब्लड के थ्रू क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया गया या फिर फोर्स अप्लाई किया गया। इसी को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलती है, द फोर्स और प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल्स, ऑन द वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल्स, दैट इज नोन एज ए ब्लड प्रेशर। अब होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर अपन मेजर करते हैं तो कौन सी आर्टरी प्रेफर करेंगे, तो ब्रेकियल आर्टरी, जो अपनी लेफ्ट आर्म की ब्रेकियल आर्टरी होती है वो अपन प्रेफर करते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी मेजर करते हैं तब। और जो इंस्ट्रूमेंट बीपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो होता है इस स्फैग्मोमेनोमीटर यूज़ किया जाता है। ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मतलब पढ़ा रही हूँ कि एमसीक्यू जो है वो कैसे सॉल्व करना है अपनों को। और जब अपन बीपी लेंगे तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड, जब वो साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, उस साउंड को बोलते हैं कोरटकॉफ साउंड। उसके बाद अपन प्रेशर की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर अपने पास कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि अपनों को पता है ये अपने पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक है, 4 चैम्बर है, ये अपने पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन किस में होता है, एओर्टा के अंदर ओपन होता है, और जो एओर्टा होता है वो ओपन होता है अपने पास बॉडी टिश्यू। फिर क्या होता है कि अपने पास जो बॉडी टिश्यू का जो ब्लड होता है वो इंफीरियर या सुपीरियर वेना केवा लेके अपने पास राइट एट्रियम में ओपन हो जाती है, और राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स तक, लंग्स में ओपन होती है। लंग्स में ब्लड क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है, प्योर ब्लड फिर आता है अपने पास लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, ब्लड फ्लो होगा एओर्टा में, वो जो प्रेशर होगा उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी होती है। और जो अपने पास नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी होती है वो होती है 120 mmHg। एक बार कॉन्टेक्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स्ड होता है या रेस्टिंग कंडीशन में होता है हार्ट, तब क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको अपन बोलते हैं, वो जो बीपी लगती है यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है अपने पास 80 mmHg नॉर्मल। सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर, यानी 120 - 80, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 40 mmHg। इसी तरह से एक अनोदर प्रेशर होता है उसको अपन बोलते हैं मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो है अपने पास डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। और अपनों को पता है कि पल्स प्रेशर अपन ने कैसे निकाला, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज पल्स प्रेशर। जैसे अब मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन निकालते कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखना। अपने पास जैसे कि एक पर्सन है, उसकी बीपी आ रही है 120/80 मान लेते हैं, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, हमेशा जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है और डायस्टोलिक नीचे, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि कहीं लिखा होना है कि उसका सिस्टोलिक कैसा, मैं इसको उल्टा भी लिख सकती हूँ कि डायस्टोलिक जो अपने पास कितना है और सिस्टोलिक कितना है। वर्ड कहाँ क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखना है कि सिस्टोलिक पूछ रहा है डायस्टोलिक पूछ रहा है। जो 120 है वो अपने पास सिस्टोलिक होता है, 80 जो अपने पास डायस्टोलिक है, तो यहाँ डायस्टोलिक की वैल्यू पुट कर दो। जैसे 80 लिखा अपन ने, 80 प्लस 1/3, पल्स प्रेशर कितना निकला था 40। इसको जो अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 13.3, 80 प्लस, तो कितना हो जाएगा 93.33 mmHg। ये होता है अपने पास मीन आर्टियल बीपी या फिर मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर, ऐसे निकलता है। ये जो अपने पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये वाला मतलब कौन सा है, तो ये अपने पास इन्वॉल्व है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि अपने पास जो अपने पास 4 चैम्बर है, जो सर्कुलेशन चलता है वो 2 फॉर्म में चलता है। एक तो अपने पास है लंग्स जिसमें इन्वॉल्व है वो तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जिसमें लंग्स के अलावा जो सिस्टम बॉडी टिश्यूज वगैरह इन्वॉल्व है वो अपने पास है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो मैंने बताया कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, बॉडी टिश्यू की तरफ ही तो ब्लड का फ्लो करवा रहा है,
तो ये अपने पास सिस्टमिक जो ब्लड प्रेशर है वो है सिस्टमिक वाला। और अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है तो वो अपने पास होता है पल्मोनरी ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड प्रेशर सिस्टमिक प्रेशर से कम होता है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पल्मोनरी की, वो होती है अपने पास, पल्मोनरी की बता रही हूँ मैं, कि जो अपने पास पल्मोनरी है, पल्मोनरी बीपी होती है वो नॉर्मल होती है 30/20 mmHg। सिस्टमिक से तो कमी है, सिस्टमिक की कितनी है 120/80, यानी 120/80 सिस्टमिक की है। और पल्मोनरी कितनी है 30/20 mmHg। ये ब्लड प्रेशर के बारे में था। अब अपन डिस्कस करेंगे कि हाइपर ब्लड प्रेशर कितना होता है। जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है कि 120 और 80 तो नॉर्मल है, 140/90 mmHg से जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हाई ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का मतलब पता चल ही गया कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसके ऊपर ब्लड क्या करता है, प्रेशर जब अप्लाई करता है या फोर्स एक्सर्ट करता है उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ब्लड प्रेशर के बारे में जान लिया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, किसे बोलते हैं, ये पता चल गया। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। देखो क्या होता है कि डेफिनेशन क्या बोलती है कि परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 90 mmHg। परसिस्टेंट एलिवेशन कहने का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा आ रहा हो सिस्टोलिक तो, और डायस्टोलिक आता हो 90 से ज़्यादा, कंटिन्यू आ रहा हो। ये नहीं कि एक दिन जैसे अपने पास कोई पेशेंट आया है ना और उसका जो ब्लड प्रेशर बीपी, अपन नॉर्मली कोई पेशेंट आता है तो वाइटल्स लेते हैं, या वाइटल्स एक पार्ट, बीपी जो है वो वाइटल साइंस का एक पार्ट होता है, वाइटल साइन, ठीक है। तो अपने पास क्या एक पर्सन आया और उसकी अपन ने बीपी ले ली और नॉर्मली उसकी जो बीपी आ रही है वो कितनी आ रही है 140/90 mmHg आ गई, जैसे अपन ने मान लिया, या फिर इससे ज़्यादा आ गई, तो क्या अपन उसको हाइपरटेंशन वाला कंसिडर करेंगे? नहीं, एक बार लेने से अपन उसको कंसिडर नहीं करते हैं। वो जो पर्सन होगा उसको अपन कुछ हफ्ते तक बुलाएंगे, सेवरल वीक तक अपन क्या उसको बुलाएंगे, और एक बार नहीं उसकी 2-3 बार जो है अपन बीपी मेजर करेंगे। जब अपन 3 बार मेजर करेंगे, जैसे एग्जांपल अपन ने उसकी 3 बार मेजर की और मेजर करने पे अपने को रिजल्ट ये मिलता है कि 2 बार ऐसी कंडीशन आई जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिला और एक बार अपने को नॉर्मल मिला, और ये कुछ सप्ताह तक चलता रहा कि बीपी जो है वो एलिवेटेड यानी कंटिन्यूसली या परसिस्टेंट क्या है इंक्रीज मिल रही है, तब अपन उसको कंसिडर करेंगे कि वो जो वाला मतलब वो जो पर्सन है वो कौन सा है, हाइपरटेंशन वाला पर्सन है। तो इसकी डेफिनेशन यही बोलती है कि परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 120 mmHg एंड डायस्टोलिक बीपी अबव 90 mmHg ऑन द 3 सेपरेट रीडिंग रिकॉर्डेड सेवरल वीक्स अपार्ट कॉल्ड हाइपरटेंशन। वही बात होगी कि कुछ सप्ताह तक अपन उसको बुलाएंगे और 2 से 3 बार अपन उसकी रीडिंग लेंगे सेपरेट, फिर अपन उसमें मतलब क्या करेंगे उसको ना रिजल्ट देखेंगे कि 2 ऐसी कैटेगरी आ गई जिसमें ब्लड प्रेशर अपनों को हाई मिल रहा है और एक नॉर्मल मिल रही है, तब अपन उसको कंसिडर कर देंगे कि हाँ वो हाइपरटेंशन वाला। ये नहीं कि एक बार बीपी हाई आ गई और अपन उसको बोल दिया कि हाँ तुझे तो हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है। वैसे ये जो हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है ये मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, हर किसी को आजकल हाइपरटेंशन हो रहा है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज ए साइलेंट किलर। अपन इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है। और साइलेंट किलर अपन इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये क्या करता है, ग्रेजुअली या फिर स्लोली क्या करेगा, जो भी अपने वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गई या फिर हार्ट हो गया, इनको क्या करता है स्लोली डैमेज करता है विदाउट पेन। बहुत डेंजरस कंडीशन हो गई ये तो। और अगर अपन मेल और फीमेल के रेशियो की बात करते हैं कि मेल और फीमेल के कंपेयर में किनको हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो 50 से अंदर अंदर एज वाले जो मेल होते हैं उनको अपने को मतलब वो जो है वो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल के कंपेयर में, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है कि बैलेंसिंग मतलब एस्ट्रोजन जो है वो हेल्प करता है ब्लड की रिडक्शन में, ब्लड फ्लो की रिडक्शन में क्या एस्ट्रोजन हेल्प करता है। फीमेल के अंदर तो हर साल साइकिल चलती है तो एस्ट्रोजन मतलब मेंटेन रहता है, और फीमेल का तो हार्मोन ही वही है ना, मेंटेन करने का काम कर लेता है। लेकिन मेल में ऐसा कोई नहीं होता, कोई साइकिल नहीं चलती है उनमें। मेल में क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल क्या कमी होता है, इसीलिए क्या होता है कि फिर हाइपरटेंशन जो है वो मेल के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। और फीमेल में अब 50 ईयर के बाद फीमेल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज वाली कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल के अंदर कम हो जाता है, तब फीमेल जो होगी ज़्यादा अफेक्ट होगी। और 50 के बाद फीमेल में देखने को ज़्यादा मिलता है हाइपरटेंशन। अपने पास अगर स्टेजेस की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की स्टेजेस कितनी होती है, तो हाइपरटेंशन को अपन ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 120 जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140, सिस्टोलिक नॉर्मल कितना होता है 120 होता है और डायस्टोलिक कितना होता है 90 होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 to 159 में देखने को मिलता है, या फिर अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 99 mmHg देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे स्टेज फर्स्ट।
और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 to 179 में मिलता है और डायस्टोलिक अपनों को 100 to 109 में मिलता है, तो अपन उसको बोलेंगे स्टेज सेकेंड। और स्टेज थर्ड में क्या होता है, या तो सिस्टोलिक प्रेशर 180 मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा मिलेगा, और इसमें क्या होता है कि 110 से अपनों को ज़्यादा मिलता है mmHg, उसको अपन बोलेंगे स्टेज थर्ड। तो ये हाइपरटेंशन, इसको स्टेज में डिवाइड किया गया है कि स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर किस तरह से अपन उसकी वैल्यू के बेस पे इसको अपन डिटरमाइन करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं स्टेजेस के अंदर। अब अपन इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाइपरटेंशन जो होता है वो कौन कौन सा देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरटेंशन एक अपने पास होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको अपन इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। देखो, प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन हमेशा बढ़ती उम्र के साथ देखने को मिलेगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई कारण नहीं होता है कि इसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, कोई कॉजेज नहीं होता। इडियोपैथिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कारण है वो अननोन है, पता नहीं है, इस पे कारण नहीं होता, कोई डिजीज नहीं होती, किसी डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन नहीं होता। इसी को अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और मेनली जितने भी हाइपरटेंशन के जो केसेस होते हैं उसमें से 90 to 95% अपनों को प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड अपन बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, किसी ना किसी डिजीज की वजह से अपनों को हाइपरटेंशन हो रहा है। इसमें कारण अपनों को पता होता है कि किसी ना किसी डिजीज हुई है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपन बात करते हैं अपने पास डिजीज कौन से ले सकते हैं, जैसे क्यूशिंग सिंड्रोम है। क्यूशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का मेनली काम क्या होता है कि बैलेंसिंग का काम होता है। नॉर्मल क्या काम करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन अगर क्यूशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम का बॉडी के अंदर रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट करवाता है। तो सोडियम तो क्या होगा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और सोडियम क्या करता है, सोडियम वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी रखता है अपने पास। इस तरह से वो क्या कर रहा है कि डायरेक्टली ब्लड जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर रहा है, और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कि उसमें कारण अपनों को पता है। कारण क्या है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। इसी तरह से कैटेकोलामाइन का लेवल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, एक अपने पास जो कैटेकोलामाइन सिक्रेशन कौन करता है, जो अपने पास सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, वो कैटेकोलामाइन का सिक्रेट करती है। जैसे अपने पास बात बताते हैं, ये अपने पास एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, इसका जो मेडुला पोर्शन होता है, मेडुला पोर्शन की जो अपने पास फियोक्रोम सेल्स होती है या क्रोमाफिन सेल्स होती है, इनमें क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। और ट्यूमर हो गया तो वो क्या करेगी, जो कैटेकोलामाइन, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, इनका लेवल क्या बढ़ा देगी। और इनका लेवल बढ़ा दिया तो आने वाली कंडीशन क्या होगी कि हार्ट रेट इंक्रीज होगी। हार्ट रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। इस तरह से कारण पता चला कि इसमें कारण क्या है कि कैटेकोलामाइन का जो लेवल है वो बढ़ गया। तो इस तरह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि किसी ना किसी कारण की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, और प्राइमरी में कोई कारण नहीं होता। प्राइमरी में क्या होता है कि एज के साथ हाइपरटेंशन अपनों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने पास टाइप आता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं कि जब भी मतलब व्हाइट कोट वाला यानी कि डॉक्टर या फिजिशियन जब भी बीपी मेजर करेगा तो एंजाइटी की वजह से बीपी क्या आएगी, एलिवेटेड आएगी, इंक्रीज रहेगी, उसको अपन बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसके अलावा अपन रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर अपने को 2 टाइप में देखने को मिलेंगे। एक तो अपने पास है मॉडिफिएबल और एक अपने पास है नॉन मॉडिफिएबल। देखो, जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होते हैं उनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिएबल को क्या कर सकते हैं, अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। मॉडिफिएबल कौन कौन से होता है, जैसे कि अपन ले सकते हैं कि स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, ठीक है, ये इसका कारण बन सकता है आगे आने वाली जो सिचुएशन। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये रिस्क है, हाइपरटेंशन होने के रिस्क है। अगर आप इनको रिड्यूस करते हो या बिल्कुल बंद कर देते हो तब ये रिस्क क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्मोकिंग को अपन बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एल्कोहल को भी अपन रोक सकते हैं ना, अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ओबिसिटी वाला पर्सन है ना, उसका डाइट पैटर्न को अपन अल्टर करके, चेंज करके अपन रिस्क को मिटा सकते हैं हाइपरटेंशन की। तो कोई ओबेस पर्सन हो, ओबेसिटी, है ना। इसके अलावा किसी की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो या फिर कोई स्ट्रेस लेता हो, स्ट्रेस को भी अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मतलब जो पर्सन होगा उसको बोलेंगे कि आप स्ट्रेस मत लो। तो मतलब ये ऐसे फैक्टर है जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। और एक अपने पास है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। कौन सा, जैसे किसी की हिस्ट्री ऐसी हो, जेनेटिक, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो जो कि हाइपरटेंशन से हो, तो जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग होगी उनको भी हाइपरटेंशन तो होगा ही। इसके अलावा अपन बोलेंगे जैसे कि किसी का एज के अकॉर्डिंग, एज को अपन कम तो नहीं कर सकते। बढ़ती उम्र के साथ हाइपरटेंशन बढ़ेगा, कौन सा, प्राइमरी हाइपरटेंशन बढ़ेगा। तो एज को अपन रिड्यूस थोड़ी ना कर सकते, वो तो बढ़ रही है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि मेल जेंडर,
अपन मेल जेंडर को चेंज भी नहीं कर सकते। ये तो होता नहीं है कि जेंडर अपन ने चेंज कर लिया, है ना। तो ये अपने पास क्या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। मॉडिफिएबल वो होते हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, रिस्क को खत्म कर सकते हैं हाइपरटेंशन के। और एक ये ऐसे फैक्टर है जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, जो अपने हाथ में वो तो कर सकते हैं ना अपन। इसके अलावा अगर अपन साइन सिम्टम की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन में अपन को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो नॉर्मली मैंने बताया कि एसिम्टोमेटिक होता है। इसको अपन साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि विदाउट पेन ये क्या करती है, वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर देती है। तो साइन सिम्टम नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ साइन सिम्टम जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं, है ना। अगर इसी तरह से हाइपरटेंशन वाली कंडीशन परसिस्टेंट रही, कंटिन्यू रही, तो अपने को साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपने पास एपिटेक्सिस वाली कंडीशन हो गई। एपिटेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीड होना, हेडेक हो गया, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं जैसे कि चक्कर वगैरह भी आते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, मतलब हाइपरटेंशन में चक्कर जो आते ही आते हैं, है ना। डिजीनेस, फेंटनेस, फेंटनेस किसे बोलते हैं, चक्कर आके गिर जाना, फेंटनेस या फिर सिनको। और जो पर्सन होगा वो फटीग, थकान या फिर वीक फील करेगा। कैसे फील करेगा, फटीग या फिर वो वीक फील करेगा। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि साइन सिम्टम वगैरह हो गए, नॉर्मली एसिम्टोमेटिक होता है। और आगे फिर जब ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है हाइपरटेंशन वाली, तो साइन सिम्टम अपनों को ये देखने को मिलता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन नॉन फार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट देंगे। नॉन फार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, अपन डाइट मॉडिफिकेशन करवा देंगे। देखो डाइट मॉडिफिकेशन कैसे करवाएंगे, जो पर्सन है, जिस हाइपरटेंशन वाला पर्सन है, उसको अपन बोलेंगे कि आप जो डाइट ले रहे हो उसमें आप सोडियम फ्री डाइट लो, क्योंकि सोडियम क्या काम करता है कि वाटर को होल्ड करने का काम करता है। और अगर वो वाटर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर वाला, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, उसका बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ आ रहा है, और अगर आप सोडियम डाइट उसको दोगे तो सोडियम क्या करता है, वाटर जो है वो रिटेन करता है बॉडी के अंदर और वाटर बढ़ा देता है। और मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसलिए अपन उसको मना करते हैं कि आप सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लो, सोडियम फ्री डाइट लो। इसके अलावा एक्सरसाइज, कोई ओबेस वाला पर्सन है, मैंने बताया ओबेसिटी, ओबेस वाला पर्सन तो एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो एचडीएल का लेवल है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो तो बढ़ेगा। एलडीएल का लेवल यानी कि डिक्रीज होगा। वेट इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वेट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज के थ्रू अपन बोलेंगे, उसको प्रमोट करेंगे कि आप जो है वो एक्सरसाइज करो। स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन है वो स्ट्रेस ज़्यादा लेता हो, टेंशन है उसकी, दुनिया भर की टेंशन सबके पास ही रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, तो स्ट्रेस को अपन क्या उसको बोलेंगे कि आप स्ट्रेस जो है वो कम लो, या फिर स्ट्रेस लो ही मत। ऑलरेडी आपका बीपी हाई है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि स्ट्रेस कंडीशन में अपना जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर कैटेकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल बढ़ता है, और वो क्या करवाते हैं, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं, वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन का काम क्या होता है, जैसे जो अपने पास कॉन्ट्रेक्शन का काम किसका होता है, अपने हार्ट की जो लेयर होती है, क्या नाम इसका, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन करवाती है। तो ये जो एपिनेफ्रिन स्ट्रेस के वक्त कैटेकोलामाइन का लेवल इंक्रीज होता है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ये क्या करते हैं, मायोकार्डियम की जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली बीपी जो होगी वो इंक्रीज मिलेगी अपनों को। इसके अलावा स्मोकिंग सिजेशन करवा देंगे। स्मोकिंग स्टॉप क्यों करवाएंगे, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है, निकोटिन प्रेजेंट होता है। निकोटिन क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कॉन्टेक्ट करने का काम करता है निकोटिन, और ब्लड वेसल्स अगर कॉन्टेक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये चीज़ें जो अपन क्या करवाएंगे, अवॉइड करवाएंगे। एक्सरसाइज तो करवाएंगे, जो सोडियम वाली डाइट होगी वो अपन क्या देंगे, फ्री सोडियम डाइट देंगे, स्ट्रेस को रिड्यूस करवाएंगे, और स्मोकिंग का सिजेशन करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे। इसके अलावा अगर अपन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन क्या देंगे, मेडिसिन के तौर पर अपन क्या देंगे, इसको मतलब एक ट्रिक से याद किया, जैसे ABCDE, ई नहीं है, V सॉरी, है ना। A फॉर एसी इनहिबिटर दे देंगे। देखो अपने पास ऐसे इनहिबिटर क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मतलब एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करते हैं। ऐसे इनहिबिटर की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे इनहिबिटर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट होने में क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल डायलेट ही रहेगी, और ब्लड वेसल डायलेट रहेगी तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। तो अपन क्या देंगे, ऐसे इनहिबिटर देंगे। इसके अलावा अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो अपने पास सिम्टोमेटिक बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं, और वो ब्लॉक हो गए तो अपनी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होगी, और हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। इसके अलावा अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है कि जो अपने पास नॉर्मली मायोकार्डियम है ना, उसके अंदर
कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है। इसके अलावा अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है कि जो अपने पास नॉर्मली मायोकार्डियम है ना, उसके अंदर कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है। ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ये क्या करेगा, मायोकार्डियम है जो अपने पास होती है हार्ट के अंदर, इसके अंदर कैल्शियम की एंट्री को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो इसका वर्क होता है, किसका, मायोकार्डियम का, क्या काम होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का काम होता है। तो ये अगर अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे तो ये क्या करेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को रिड्यूस करवा देगी, हार्ट रेट को रिड्यूस करवा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी क्या होगी, रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अपन देते हैं इनको डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन हो, उसने ऑलरेडी वो सोडियम डाइट लेता है ना, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में सोडियम डाइट ले रहा है या फिर सोडियम डाइट ले रहा है, तो वाटर का कंटेंट क्या है बॉडी के अंदर ज़्यादा है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। डायूरेटिक्स दे देंगे तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट की इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस, हाइपरटेंशन रिजॉल्व। इसके अलावा अपन वेसो डायलेटर देते हैं कि वेसल्स को क्या करवा देंगे, डायलेट करवा देंगे। वेसल्स डायलेट हो गई तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वेस्टोडाइलेटर, अब जैसे कि जो अपने पास एसी इनिबिटर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं एसी इनिबिटर, जैसे अपने पास ले सकते हैं एग्जांपल में एसी इनिबिटर का, ये अपने पास जितनी भी प्रिल वाली मेडिसिन होती है, जैसे एनाल प्रिल हो गई, कैप्टोप्रिल हो गई, है ना, ये ऐसी रेमिप्रिल हो गई, तो ये ऐसी मेडिसिन होती है जो एसी इनिबिटर होती है। इसी तरह से बीटा ब्लॉकर के अंदर अपन ले सकते हैं जो भी मतलब लॉल वाली मेडिसिन होती है, लाइक प्रोपेनालोल, लेबेटालोल, एटेनोलोल, ये मेडिसिन होती है अपने पास बीटा ब्लॉकर वाली। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर अपन ले सकते हैं जैसे अपने पास निफिडिपिन हो गई, है ना। इस तरह से डायूरेटिक्स होती है जिसमें फ्रूसामाइड हो गया, फ्रूसेमाइड हो गई, और अपने पास वेसोडाइलेटर के फॉर्म में अपन ले सकते हैं जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसके अलावा एक मिनोक्सिडिल भी यूज़ की जाती है, लेकिन मिनोक्सिडिल को अपन एलोपेसिया वाली कंडीशन होती है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। मिनोक्सिडिल एक वेसोडाइलेटर है, इसका अपन एलोपेसिया वाली कंडीशन में ये देखा गया था कि जिस पर्सन ने मिनोक्सिडिल ली तो उसकी हेयर की ग्रोथ जो वो ज़्यादा होने लग गई, तो लॉस ऑफ हेयर, एलोपेसिया किसे बोलेंगे, लॉस ऑफ हेयर। तो एलोपेसिया कंडीशन के अंदर अपन मिनोक्सिडिल का भी यूज़ करते हैं। यहाँ तक ये हाइपरटेंशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।